नमस्कार दोस्तों। आज हम नए दिन के साथ शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि आयोग के द्वारा एग्जाम की तिथि और टाइम मैनेजमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमें सिलेबस जो है इन 45 दिनों में सिलेबस को पूरा कवर कैसे करें, और इसके लिए अपने को 10 यूनिट है। 10 यूनिट के टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैसे अपने को लेना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास है लगभग 10 यूनिट में एमपी का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और नई जो यूनिट जोड़ी गई है वो है आयोग की। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री वाला, यानी सेकेंड यूनिट जो है वो हम देखते हैं। चलिए हम देखेंगे सेकेंड यूनिट से, इतिहास से। ठीक है, हमारी चूंकि फर्स्ट यूनिट हो गई, थर्ड यूनिट हो गई और आपकी फिफ्थ यूनिट हो गई, ये सारी किससे रिलेटेड है? हमारे मध्य प्रदेश। तो हम इसे साथ में ही देखेंगे। अब हम देखते हैं अपनी सेकेंड यूनिट इतिहास में। तो इतिहास में दोस्तों हमें 3 चीजें कवर करनी है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी में हमें देखना है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का एकीकरण एवं पुनर्गठन। अब हम इतिहास के यदि सोर्स की बात करें, थोड़ा सा अभी तक जो आप यदि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और जो मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। जो तीनों पोर्शन है, तीनों में से अभी तक प्राचीन और मध्यकालीन में से 1 से 2 क्वेश्चन और जनरली क्वेश्चन जो आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। चूंकि ये चीजें हमारे मेंस में भी है सिलेबस में, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ से सहायता मिल सकती है। तो हमें जो चीजों से क्वेश्चन आ रहा है प्री में, चूंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो उस पर फोकस करना होगा। तो थोड़ा मोटा मोटी देख लेते हैं अपन कि इतिहास का सोर्स क्या है, इतिहास के हमारे पास जो सोर्स हैं, अध्ययन के सोर्स क्या क्या हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत या सोर्स, इसके आपके 2 हैं। अपन 2 को फिर डिवाइड करेंगे। हमारा पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों आपके आ जाएंगे क्या क्या चीजें: अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्रकला, मूर्तियां, मोहरे, ये आपके पुरातात्विक स्रोत है। हम यदि साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में 2 उस पर डिवाइड है, भारतीय और विदेशी। हमें पता है कि जितने भी आगे चल के हम शासक पढ़ेंगे, लगभग हर शासकों के काल पे कोई विदेशी साहित्यकार आए हैं, उनके से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। अब भारतीय साहित्य की बात करें तो भारतीय साहित्य भी 3 उसमें बटा हुआ है: धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें क्या क्या आता है ये हम अभी अपन चर्चा करते हैं। और फिर संगम साहित्य। विदेशी साहित्य की बात करें तो इसमें 3 है: यूनानी, चीनी और अरबी लेखक। अब इनके जितने भी साहित्य थे, धार्मिक जो साहित्य है
धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य भी हमारा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और आपका जैन साहित्य इसमें बटा हुआ है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, ये सारे आ जाएंगे आपके धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। संगम साहित्य की बात करें तो जब हम दक्षिण भारत देखेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें तिरुकुरल है, मणि मेखलम है और जीवक चिंतामणि, ये सारे हैं प्रमुख तौर पे संगम साहित्य में। चलिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखो दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन अपन 45 डेज के हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है वो देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। जैसे देखिए हम सबको पता है कि ब्रिटिश द्वारा कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 पे। इस 1856 पे जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ईंटों की आपूर्ति के लिए खंडरों की खुदाई प्रारंभ की गई थी। अब जो उनसे अवशेष प्राप्त हुए थे तो उससे देखकर ये ज्ञात हुआ था कि ये कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष है। चूंकि इसकी खोज पहले हड़प्पा नामक स्थान में की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। एक काल निर्धारण प्रणाली है रेडियो कार्बन, जिसे बोलते हैं C14। उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। तो इसका समय जो था 2500 से 1750 तक था। अब इसमें चूंकि सभ्यता के सबसे उत्तर में ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम। तो इस सभ्यता के सबसे उत्तर में था मांडा, जो आपका कहाँ पर है, J&K में है। दक्षिण में सबसे दक्षिण में जो स्थान था वो था दैमाबाद, ये आपका वर्तमान महाराष्ट्र में स्थान है। सबसे पूर्व में जो स्थान था आलमगीरपुर, जो आपका मेरठ में है। पश्चिम, ठीक है, ये पूर्व में था आलमगीरपुर, पश्चिम में था आपका सूतकांगेडोर जो आपके बलूचिस्तान में था। तो ये आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो स्थल स्थित थे वो अपन ने देखे हैं। हड़प्पा में अब कुछ प्रमुख स्थल थे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा बोले, चूंकि ये पूरी सभ्यता सिंधु घाटी तक फैली हुई थी इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अपन बात करते हैं हड़प्पा प्लेस की। तो जो हमारा हड़प्पा प्लेस है दोस्तों, ये पश्चिमी पंजाब में स्थित है, मांटगोमरी जिले में, पश्चिमी पंजाब में मांटगोमरी जिले में है, जो कि रावी नदी के किनारे। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है और हम लगा देते हैं सिंधु, जबकि हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज थी, इसके जो फाउंडर थे वो थे, खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। प्रमुख तौर पे यहाँ पे जो मिला था वो शंख का बना बैल था और समाधि R31 जो कि कब्रिस्तान था। ऐसे बहुत से चीजें थी जो मिली हुई थी, लेकिन प्रमुख तौर पर हम उन्हें ही जानते हैं। इसके बाद है आपका मोहनजोदड़ो। ये सबसे बड़ा सार्वजनिक जो स्थल है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, जो सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। और जनरली कई बार यदि क्वेश्चन हड़प्पा से पूछा जाता है तो ये अवशेष कौन से कहां से प्राप्त हुए थे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पे है, जो कि लरकाना जिले पे आता है, सिंध प्रांत। ये है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज की थी R.D. बैनर्जी ने।
1922 में। यहाँ जैसे कि अपन ने बात ही की थी, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये सबसे प्रमुख है। बाकी यहाँ से आपका कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पीपल की पूजा, हाथी का कपालखंड, घोड़े के दांत, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ चीजें पाई गई थी। सूती कपड़ा, पीपल पूजा, घोड़े के दांत। घोड़े के दांत से ऐसा ये हुआ कि एक क्वेश्चन बना था, 2-3 बार आ चुका है। घोड़े के मतलब घोड़े की अस्थियां भी पाई गई थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बना था कि इनमें से कौन सा जो जानवर है, पशु है, जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया। तो घोड़े के दांत, घोड़े की अस्थियां मिली है, मतलब घोड़ा था। इसके अलावा भी हम आगे देखेंगे कि कुत्ते के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, तो यानी कुत्ता भी मिला था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से शेर नहीं मिला था, शेर जो है वो यहाँ पर नहीं पाया गया था। हाथी का कपाल खंड भी मिला हुआ था, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ था। ऐसे करके हमारे बहुत से स्थल है, लेकिन अपन प्रमुख देखेंगे जिनमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो प्रमुख है। इसके अलावा लोथल, ये आपका गुजरात में है, और लोथल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह पाया गया था, बंदरगाह के अवशेष मिले हुए थे। ये हमारा लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अन्य स्थल थे, लेकिन बहुत ज्यादा अपने को उनमें फोकस नहीं करना है। सुरकोटदा था जो गुजरात में स्थित है, वहां पे घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हुए थे। अब 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, इसे जुड़वा राजधानी बोला था पिग्गाट ने। इसके अलावा यहाँ पे कांसे के धातु पाया गया था, तो कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोली जाती है। यहाँ पे व्यापार प्रधान सभ्यता थी। हम सभी को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए थे, चाहे आपका वहां पे व्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था है, रोडों के बीच में जो 2 रोडों के बीच में या घरों के बीच में जो चौड़ाई थी वो हो, या उनकी बनावट हो, और हर घर में स्नानागार भी प्रमुख तौर पे पाया जाता था। तो इन सब को देखकर इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा कपास का उत्पादन होता था, इसीलिए इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया था, सिंधोन सभ्यता। सिंधोन कपास को बोला जाता है। इसमें चूंकि ये लोग मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, यहाँ पर जो सभ्यता थी वो मात्र प्रधान सभ्यता थी। ये लोग बहुदेववादी थे। तो ये चल रही थी आपके 2500 से और 1750। फिर क्या होता है, हर एक जो सभ्यता आती है उसका एक समय के बाद विनाश हो जाता है। तो हम इस सभ्यता के बाद आई थी वैदिक सभ्यता, चूंकि उसकी जानकारी वेदों से मिली थी, लेकिन वो वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई थी 1500 में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का समय देखा था अपन ने 2500 से 1750, और जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1500 से। तो ये जो 250 साल है, 250 सालों का इतिहास छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इन 250 सालों के दौरान ऐसी स्थितियां निर्मित हुई थी कि इस हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। अब बाढ़ आई, महामारी जैसी कोई स्थिति हुई, या फिर ऐसा माना जाता है कि एक बाहरी जाति ने अटैक किया और धीरे धीरे इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसके बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये इसका समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व BC। ये 2 इसमें डिवाइड थी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, या ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक उसी को बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद इसका सोर्स था। तो ये दोस्तों हम देखेंगे अगले अपने नेक्स्ट क्लास में।